हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज की डेट की तो आज 15 सितंबर है। स्टूडेंट्स, ये हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो डिस्कशन आपको जो क्वेश्चंस देते हैं उन्हीं को आपके लिए यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप कंटिन्यू इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए कि अगर आप कंटिन्यू इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्टैटिक पार्ट भी और इसके साथ साथ आपका, अगर हम बात करें कि जो करंट अफेयर का पार्ट है वो भी साथ साथ कवर होता रहेगा। जिस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अगर डेडिकेटेड वे में फॉलो करोगे और उसके साथ साथ वो जो डिस्कशन वीडियो के अंदर में आपको इस डिस्कशन वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करोगे, या आप जहाँ भी नोट्स बनाते हो एवर नोट के ऊपर या नोटबुक के अंदर में, तो वहाँ इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। भारत में जो इलेक्शन सिस्टम है उसका इनमें से कौन सी जो बात है वो फीचर नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। स्टूडेंट्स, हमको पता है कि सभी लोगों को जो वोट देने का जो अधिकार है वो है दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दिया गया है। स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करें वोटिंग की एज की, तो वोटिंग की एज है वो 20 ईयर से रिड्यूस करके उसको 18 किया गया था। ये बेसिकली कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था स्टूडेंट्स? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके थ्रू जो वोटिंग की एज है उसको रिड्यूस किया गया। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसी की उस टाइम में, उसी समय में जब वोटिंग का एज कम किया गया, उसी समय में जब इलेक्शन कमीशन है वो सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, उसके बाद में उसको 2 मेंबर ऐड किया गया, बाद में दोबारा से रिड्यूस किया गया, फिर बाद में 94 के समय में दोबारा से उसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके भी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं कि इस तरीके से स्पेशल फीचर हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ स्पेशल पावर है कि अगर रीजनल कमिश्नर या जो दो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको जब भी रिमूव किया जाता है, तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वहाँ रिकमेंडेशन है तो उनको वहाँ रिमूव किया जा सकता है। अगर सीईसी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है जब इलेक्शन कमिश्नर से नहीं पूछा जाता है, ये यहाँ पे पावर के अंदर लिटिल बिट वहाँ पे इनइक्वलिटी है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है जो हमारे यहाँ पे वोटिंग के इलेक्शन सिस्टम के अंदर रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे कुछ सेक्शंस को जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, इवन एंग्लो इंडियंस को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं था, उनको भी पहले यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था तो उनके 2 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकते थे। बाद में इस फीचर को रिमूव कर दिया गया है, अभी प्रेजेंटली इसको रिमूव किया गया है 2020 के अंदर में। स्टूडेंट्स, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन, कुछ सीटें हैं जो रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। इसके अलावा 1 वोट 1 वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो कॉन्सेप्ट है हमने अडॉप्ट किया है, उसके अंदर 1 वोट 1 वैल्यू का यहाँ कॉन्सेप्ट रखा गया है। स्टूडेंट्स, अगर ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में बोला गया है लिमिटेड पॉलिटिकल कंपटीशन। तो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल कंपटीशन तो ओपन रखा गया है, लिमिटेड तो नहीं रखा गया। सभी लोगों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उसका बनाने का अधिकार है, सभी लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करा सकते हैं, वहाँ से लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करा सकते हैं। तो पॉलिटिकल कंपटीशन को तो यहाँ लिमिटेड नहीं रखा गया, तो आंसर जो होगा वो सी आंसर होगा। बेसिकली इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में, तो आपको इन तरीके के क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए इलेक्शन सिस्टम का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वर्किंग से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आंसर है वो इसका सी आंसर है कि यहाँ पे बेसिकली जो लिमिटेड पॉलिटिकल कंपटीशन है वो हमारे इलेक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के थ्रू ये शो किया जाता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि जो प्रेस है, जो वहाँ पे मीडिया है, मीडिया बेसिकली 4th पिलर होता है, डेमोक्रेसी का 4th पिलर के रूप में काम करता है। स्टूडेंट्स,
अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो मीडिया है उसको कितनी आज़ादी है, क्या वो पॉलिटिकल अथॉरिटीज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते, इस तरीके के इनके कुछ पैरामीटर होते हैं जिनके ऊपर ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो वर्क करता है। तो बेसिकली जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम का एक NGO है जो फ्रांस पेरिस के अंदर लोकेटेड है, उनके द्वारा ये इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया है कि इंडिया की जो रैंक है वो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रही है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स। इंडिया की रैंक है, इस इंडेक्स के अंदर में इंडिया की रैंक कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हमारे एक रिपोर्टर हैं, हमारे एक मीडिया से जुड़े ही एक पर्सनैलिटी हैं जिनको 2020 के समय में 2019 के समय में रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है वो दिया गया था। तो आप उन जो रिपोर्टर्स हैं उनका जो नेम है वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो बेसिकली एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है उसको, और वो कौन से कंट्रीज से दिया जाता है इसके बारे में भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर बेसिकली इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। प्रेस का जो फ्रीडम इंडेक्स है, इंडिया की जो रैंक है वो यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। इवन 2021 के अंदर तो इंडिया की रैंक 142 रैंक थी। पहले जो इंडिया की रैंक 130 के आसपास रहा करती थी वो रैंक कंटिन्यू डिक्लाइन हुई है, 142 चली गई है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में रैंक इंडिया की अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है, तो ए यहाँ पे आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट से रिलेटेड है कि ये रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हर साल जुलाई का जो महीना आता है, जुलाई के मंथ के समय में ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आता है, उसी समय में ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो आप गूगल करना, क्योंकि इस तरीके के डेज के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली एक लैंग्वेज से रिलेटेड एक डे था कोई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2021 के प्रीलिम्स में, जो फरवरी के अंदर आता है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इस तरीके से कुछ डेज हैं। अगर ये UPSC के अंदर तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, बट जो स्टेट PCS हैं, आपके जो स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट PCS के एग्ज़ाम, उनके अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कौन से डे पे कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक या दो क्वेश्चन इस तरीके के, जैसे आप देखें कि हेल्थ डे है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हेल्थ डे। इस तरीके के जो मेजर डेज हैं, अभी जो रिसेंटली 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, आज 15 सितंबर है, तो कल ही यस्टरडे ही जो हम बात करें कि जो हिंदी दिवस है वो सेलिब्रेट किया गया। आज 15 सितंबर है, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे M विश्वेश्वरैया जो हमारे एक काफ़ी इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उन्हीं की याद में बेसिकली इंजीनियर्स डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। इसके अंदर एस्टिमेट भी बताया जाता है कौन से कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, कौन से कंट्री की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। इवन इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि इंडिया कब तक, एक्सपेक्टेड टाइम बताया जाता है कि कब तक इंडिया है वो टेक ओवर कर लेगा चाइना को। इंडिया, हमारा कंट्री जल्द ही चाइना को टेक ओवर कर सकता है पॉपुलेशन के मामले में, तो हम वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 होंगे पॉपुलेशन के अंदर में। बेसिकली स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन फंड है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके अलावा पॉपुलेशन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 के थ्रू जो फाइनेंस कमीशन है उसके थ्रू कुछ पैसा है जिसको डिवॉल्व किया जाता है। डिवॉल्व बेसिकली डिवोल्यूशन ऑफ मनी होता है स्टेट्स के लिए, सेंटर के द्वारा किया जाता है। तो 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर एक क्राइटेरिया रखा गया था कि ऐसे स्टेट्स, जिन स्टेट्स के द्वारा पॉपुलेशन को काफ़ी अच्छा महत्व दिया गया, फैमिली प्लानिंग को काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस दिया गया, जिन स्टेट्स ने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इम्प्रूव किया है, तो उन स्टेट्स को यहाँ पे
जो एक्स्ट्रा मनी है वो डिवोल्व किया गया है। यहाँ पे जो सदर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स है जिन्होंने पॉपुलेशन प्लानिंग में, फैमिली प्लानिंग में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, उनके स्टेट्स के द्वारा बहुत सारा यहाँ पे इसके अगेंस्ट में कुछ एजिटेशन किया गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मनी है वो इस तरीके से डिवोल्व नहीं हो रहा था। तो बेसिकली उनका कहने का पर्पज़ ये था कि हमने फैमिली प्लानिंग इन सब एरियाज़ के अंदर वर्क किया, और अगर इसका हमको जो बेनिफिट है वो नहीं गेन होता है तो फिर इन जो प्रोग्राम्स हैं, इस तरीके से वर्क करने का जो मीनिंग है वो तो कोई मीनिंग रहा नहीं। तो इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा जो एडिटोरियल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे गए थे जब फाइनेंस कमीशन के समय में। तो स्टूडेंट्स 15 फाइनेंस कमीशन का आपको पता होगा कि किन्होंने 15 फाइनेंस कमीशन को हेड किया है। NK सिंह हमारे एक्स ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, उनके द्वारा इस कमीशन को हेड किया गया है 15 फाइनेंस कमीशन को। तो वो भी पॉपुलेशन के प्लानिंग से रिलेटेड एक कोई इम्पोर्टेंट बात थी जो हमने आपको बताई। स्टूडेंट्स अगर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स बताया गया है कि यहाँ इसमें से कौन सी कमेटी है जिसको बेसिकली उसके चेयरमैन थे जो पर्सन हैं उनके बारे में बताया गया है कि मैस्दा कॉलम से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट कुछ 7 या 8 कमेटी हैं जो हमारे लक्ष्मीकांत जो बुक है उसके चैप्टर 2 के अंदर ये कमेटीज़ दी गई हैं। अगर हम बात करें कुछ कमेटीज़ की तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम लिखा गया है। स्टूडेंट्स यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ओनली 1 कमेटी है जो हेड की गई थी, वो बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसका जो मेन पर्पज़ था कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है, जिसके टोटल 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का आपको पता होना चाहिए कौन कौन मेंबर थे। KM मुंशी उसके मेंबर थे या नहीं थे। KM मुंशी, इसके अलावा M सादुल्ला, DP खैतान, M माधव राव, इस तरीके से जो जो लोग उसके जो मेंबर्स हैं 7 के मेंबर्स, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 7 के 7 जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बेसिकली डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा हेड नहीं करी गई। तो अगर हम बात करें कि यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा हेड की गई थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कि यहाँ पे सेकेंड जो कमेटी है वो दी गई है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी एंड द पावर कमेटी जो हैं, स्टीयरिंग कमेटी और जो पावर कमेटी हैं वो हेड की गई थी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है, ये भी गलत है। इसके अलावा यूनियन पावर कमेटी का बताया गया है, यूनियन पावर कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही हेड की गई थी, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया गया है। तो ये हमारे जो तीनों जो पेयर हैं वो इनकरेक्टली मैच हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा D आंसर। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो कमेटी सिस्टम है इनके अंदर में जो हमारे सरदार पटेल थे उनके द्वारा कौन सी कमेटी है वो हेड की गई थी। उसके अंदर अगर हम बात करें तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी वो बेसिकली जो सरदार पटेल जी के द्वारा हेड की गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर के द्वारा, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हेड की गई थी। इसके अलावा जो रूल्स कमेटी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, स्टीयरिंग कमेटी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और भी बहुत सारी कमेटीज़ हैं जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं, ट्राइबल एरिया में राइट्स लगेंगे या नहीं लगेंगे, उसके अंदर सरदार पटेल जी का भी रोल है, JB कृपलानी भी हैं, जो ठक्कर हैं MV ठक्कर वो भी हैं, उनके इस तरीके से काफ़ी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स या कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली से रिलेटेड जो लोग थे उनके द्वारा उस कमेटी के अंदर में रोल प्ले किया गया था। तो इन कमेटीज़ के बारे में कौन सी कमेटी को किसने हेड किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन मेंबर थे, इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। कभी कभी इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो D आंसर होगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का कौन कौन सा प्रोविज़न है जिसके अंदर में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के वजह से कुछ बदलाव आए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है। और यहाँ पे हम बात करें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 के अंदर हैं, तो वहाँ क्या बदलाव आया है उनके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली स्टूडेंट्स के फंडामेंटल राइट्स के अंदर में हम बात करें आर्टिकल 21A है,
आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ से रिलेटेड है, डिग्निफाइड लाइफ से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 बेसिकली ए 21A कहीं भी आर्टिकल के आगे A, B या C लगा होता है वो शो करता है कि वहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, वहाँ पे चेंज हुआ है। तो आर्टिकल 21A है वो यहाँ बेसिकली 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21A के अंदर में जो एज है जो बताई गई है वो बताई गई है 6 to 14, 6 से 14 साल की उम्र के बारे में यहाँ बेसिकली फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन का प्रोविज़न दिया गया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वहाँ 51A के अंदर में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें स्टूडेंट्स, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। स्वर्ण सिंह बेसिकली हमारे पंजाब से आने वाले हमारे मिनिस्टर थे उस समय में, उनकी एक कमेटी बनी थी, उनके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया कि हम इस कंट्री के अंदर रहते हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में ये ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में कुछ कर्तव्य हैं जो हमने यूएसएसआर से लिए हैं। इसके अलावा डीपीएसपी में जो आर्टिकल 45 है उसके अंदर भी अमेंड किया गया। तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की सबसे लास्ट ड्यूटी है वो 86 के थ्रू ऐड की गई जो एजुकेशन से रिलेटेड है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, उसको क्वालिटी एजुकेशन दें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एसडीजी गोल के बारे में भी पता होना चाहिए कि गोल नंबर 4 है वो क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो 86 के अंदर में ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट हुआ 21A के थ्रू। अगर हम बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 51A के अंदर हैं आर्टिकल में, उसकी भी सबसे लास्ट वाली जो ड्यूटी है K नंबर की ड्यूटी वो ऐड की गई जो 11 नंबर पे है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें DPSP के अंदर भी आर्टिकल 45 में अमेंडमेंट हुआ। हमारे एसडीजी गोल्स हैं जिसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो यहाँ पे डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स आज देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले इलेक्शन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि लिमिटेड कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन को लिमिटेड नहीं रखा गया है, कंप्लीटली ओपन है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी लोग अपनी पार्टी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको वीकर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन है, SC ST को जो कुछ सीटें हैं वो रिजर्व की गई हैं, 1 वोट 1 कॉन्सेप्ट है, 1 वोट का 1 वैल्यू है, एडल्ट फ्रेंचाइजी है, वोटिंग की एज रिड्यूस की गई 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। स्टूडेंट्स इसके अलावा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर में हमारी जो रैंक है वो डिक्लाइन हो रही है। ये एक NGO है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसके द्वारा ये इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिलीज़ किया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन फंड है उसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, जुलाई के अंदर में आती है हर साल। इसके अलावा कमेटीज़ के बारे में बताया जिनमें तीनों की तीनों इनकरेक्ट हैं, यूनियन पावर कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अलावा स्टीयरिंग कमेटी की बात की गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो कमेटी हेड की गई है उसका नाम हमको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी है वो। स्टूडेंट्स के अलावा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई। जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर कुछ एजेज का कुछ इशू है, कोई एज की भी कुछ बात है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 6 to 14 कहाँ पे मेंशन किया गया है, 0 to 6 कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट, DPSP और ड्यूटीज़ जो हैं उनके अंदर में चेंज किया गया है 86 के थ्रू। तो यहाँ पे जो आंसर होगा डी होगा। तो स्टूडेंट्स आज के डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है इस डिस्कशन के थ्रू उनको आप नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर जहाँ भी आप नोट्स बनाते हो। और स्टूडेंट्स कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए। आप 2023 का जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। कल 16 तारीख है, 16 से कल से जो मेंस वाले जो बच्चे हैं उनके मेंस के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप देखिए कि अगले साल आपको भी नेक्स्ट ईयर आप भी मेंस लिखते रहोगे इस समय में। तो कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन ज़्यादा दिन दूर नहीं है। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।